शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्री पॉल्यूशन डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये हम लोग का है प्री पॉल्यूशन डेवलपमेंट। तो ये परागण से पूर्व विकास हो जाएगा इसमें। तो ये हम लोग चलिए आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर है प्री पॉल्यूशन डेवलपमेंट, यानी परागण से जो होता है पूर्व विकास। तो हो जाएगा ये परागण के पूर्व विकास। तो ये परागण के पूर्व विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये परागण के जो पूर्व विकास होता है, किस तरह से आपका पहले उसका विकास होता है। जैसे परागण होता है तो परागण होने से पहले उसका विकास होता है, तो किस तरह से विकास होता है वो हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो परागण से जो पूर्व विकास होगा यहाँ पर हम देखते हैं। तो परागण से पूर्व विकास सबसे पहले आपका हेडिंग आता है, हम एक नोट कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। तो जल्दी से नोट कर देते हैं, उसके बाद हम उतार देंगे। तो आपका प्री पॉल्यूशन डेवलपमेंट, परागण से पूर्व विकास। तो यहाँ से प्री पॉल्यूशन डेवलपमेंट जो परागण से पूर्व विकास है, तो परागण से जो पूर्व विकास है उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से पूर्व विकास जो आपका है, पूर्व विकास में नए बने विभेदी के, जैसे आपने यहाँ देखा है कि जो पूर्व विकास होता है, मतलब कि आपको परागण से जो पूर्व विकास होता है, परागण के बाद विकास होता है। पहले वाला देखेंगे, उसके बाद वाला देखेंगे। तो ये आपका पूर्व विकास होता है नए बने विभेदीकृत परागण से, जितने आपका विभेदीकृत हो, विभिन्न प्रकार के कृत। तो इसमें बता रहा है कि नए बने विभेदीकृत परागण में केंद्रक मध्य में एवं कोशिका द्रव सघन होता है। अभी आप जाने हैं, इसके पहले बताए थे कि जो केंद्रक सघन माध्यम होते हैं, विरल माध्यम में किस तरह जाते हैं, विरल से सघन में कैसे जाते हैं, और स्थिर किस तरह से रहते हैं। तो आपस में टकराने के बाद वो अपने सघन माध्यम विरल माध्यम में हमेशा जाते रहते हैं। तो उस तरीका से यहाँ पर विभेदीकृत जब होता है, तो यहाँ से परागण केंद्रक के मध्य में, बीच वाले में, और फिर यहाँ बता रहा है कि मध्य की कोशिका द्रव की सघन होता है, उसका जो सघन माध्यम में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यहाँ से केंद्रक मध्य एवं सघन द्रव सघन में होता है। परागण के आकार में वृद्धि करता है। जब ये पूर्व विकास के समय बता रहे कि जो परागण होता है, तो उसमें परागण के समय जो होता है उसका पूर्व विकास होता है, तो परागण के आकार में वृद्धि करता है। जब भी पूर्व विकास आपका होता है उस समय, तो यहाँ से परागण के आकार में क्या करता है, तो वृद्धि कर देता है। इसके बाद कोशिका जो रिक्तमाय होता है, ये कोशिका आपका रिक्त काम मतलब शुरू हो जाता है। जैसे कोशिका का रिक्त काम है, वहाँ पर खाली होना शुरू हो जाता है, तो कोशिका का जो रिक्त काम होता है वो शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ पर खाली जो होना होता है कोशिका के स्टार्ट हो जाता है, और दूसरी जगह पर कोशिका बन लगते हैं। तो इस तरह से होता है कि आपका जो पूर्व विकास होता है, परागण की जब पूर्व विकास होता है, तो वहाँ से परागण के मध्य में कोशिका में सघन होता है और परागण के आकार में वृद्धि करता है, जिससे आपको कोशिका रिक्तमाय शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। परागण के पश्चात देखते हैं, परागण के पश्चात जो विकास कैसा होता है। परागण के पूर्व विकास ऐसा होता है, और परागण के जो पश्चात विकास होता है वो किस तरह से परागण के विकास होता है। तो परागण के पश्चात हम लोग विकास देखें, तो पूर्व देखें और पश्चात देखते हैं। तो परागण के पश्चात जो विकास होता है, इसमें परागण आगे की वृद्धि वर्तिकाग्र के ऊपर होती है। इसमें जो आपका परागण आगे की वृद्धि करता है वो वर्तिकाग्र ऊपर होती है। वर्तिकाग्र और बताया था आपको, पर जो पराकोष होते हैं, तो पराकोष की जो ऊपरी सतह होता है हमने बताया था, वर्तिकाग्र की चर्चा किए थे। तो यहाँ से जो होता है आपका परागण आगे की वृद्धि वर्तिकाग्र के ऊपर होती है, जो आगे परागण उसका स्टार्ट होता है, तो वर्तिकाग्र जो होता है अब किस तरह से होता है, तो ऊपर होती है। तथा यहाँ पर ये जो होता है, ये जनन छिद्र की मदद से, जो जनन छिद्र होते हैं, जनन हमने क्रिया अभी संपर्क करके बताया था, शुरुआत में जनन की परिभाषा बताते हैं, तो उसमें भी आपको बताए थे। तो ये जनन छिद्र की मदद से वर्तिकाग्र जो होते हैं, ये वर्तिकाग्र से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। जब भी आपको वहां से जनन छिद्र की मदद से अगर वर्तिकाग्र तक क्या करेगा, तो जल एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, यानी यहाँ पर अवशोषण करता है। तो उस तरीका से जब आपको जनन छिद्र के माध्यम से क्या करता है, तो पोषक तत्वों को वो ग्रहण करता है। तो पोषक तत्व किस तरह से अपने ग्रहण करता है, इसमें जो आता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वो किस तरह से होता है, तो सिंपल वहाँ परागण में होता क्या है कि अवशोषण करके वो फूल बाहर जाती है। जैसे वो पोषक तत्वों को अवशोषण करती है, तो उसमें वो फूल जो होती है वो किसी जनन छिद्र के माध्यम से पराग नली के रूप में बाहर निकलती है। तो जनन छिद्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं
आपको जड़ पोर बोलते हैं, तो पराग नली से बाहर आती है। अब पराग नली में जो ट्यूब कोशिका होते हैं, ट्यूब कोशिका, उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो ट्यूब कोशिका के अलावा जो जनन कोशा होता है, जनन कोश के जो पदार्थ होता है, जैसे जनन कोश के पदार्थ होता है ना, तो जनन कोश के पदार्थ भी उसमें आ जाते हैं। अब पराग नली में जो अंतचोल होता है वो ढकी होती है। तो पराग नली केवल जो होता है, केवल सिर्फ वो जो चोल होता है वो उससे ढकी होती है, तो अंतचोल से वो ढकी होती है। लेकिन बात करते हैं उसमें जो होता है पेक्टिनेज, जो आपका पेक्टिनेज होता है वो अन्य जल पाचक से विकार का स्राव करता है। जो आपके पास अन्य जल पाचक होगा उसका विकार करते हैं, उसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है उसका स्राव होता है। तो इसमें क्या होता है कि पराग नली जो होता है वर्तिकाग्र में अपना रास्ता बनाती है। जो आपको पराग नली होता है, पोलन ट्यूब होता है, वर्तिकाग्र स्टाइल में उसको बोलते हैं, उसमें अपना रास्ता बनाती है। और वो जो वर्तिकाग्र ठोस हो जाता है तो उसके साथ पराग नली पोषण भी प्राप्त करती है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो पोषण अपना प्राप्त करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे पराग नली आपका क्या होता है, वर्तिकाग्र के आगे बढ़ती है, उस तरह आपको सघन कोशिका द्रव खत्म होता है। यानी केंद्रक में जो जनन कोशा होता है वो 2 नर युग्मक में अग्र में आ जाते हैं। तो जब 2 नर अग्र में आ जाते हैं तो पीछे का भाग जो होता है वो रिक्तिकामय होने लगता है। तो इस तरीका से आपका जनन का जो विकास होता है ऐसे होता है। ये पश्चात आपका विकास हुआ। आप जानते हैं केंद्र के चारों ओर जो होता है कोशा होता है, वो एक परत होती है जो आपका जीव द्रव काला होता है, वो चारों तरफ से घिरी रहती है। तो इस तरीके से आपको कोशिका का पश्चात का जो विकास होता है वो होता है। तो ये आपका परागन आपका विकास हुआ। जैसे जैसे आपको परागन का विकास होता है वैसे वैसे सब ये आपका डिफेक्ट चलते जाते हैं। कोशिका का डिफेक्ट जो आपका मातृकोशा होता है या फिर खंडन होता है, ऐसे ऐसे विकास होता है। जब जब आपको पूर्व विकास हुआ है और पश्चात विकास होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो देखिएगा, शिशु जब जन्म लेते हैं तो उस समय क्या होता है, शिशु जब जन्म लिए तो उसके पहले भी विकास होता है। गर्भावस्था में शिशु आपका जन्म ले लिया तो उस समय भी उसका विकास होता है। यानी जब गर्भावस्था में होता है तो उस समय भी पूर्व देखा जाए तो उसमें भी विकास होता है। कई सारे विकास होता है, इसे हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो जन्म ले लेता है तो उस समय भी विकास होता है। तो विकास वृद्धि रुकता नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो परागन के साथ का जो विकास होता है और उसके पूर्व होता है और बाद होता है, इस तरह से आपका विकास में होता है। तो इसके बाद ये आपका परागन के पश्चात हो गया और परागन के पूर्व हो गया। ऐसा नहीं, यहाँ से पूर्व विकास होता है और ये आपका पश्चात विकास होता है। पहले विकास और बाद में विकास। इसमें क्या क्या चीज लेते हैं या डिफिनेशन दे दीजिएगा, इसका भी डिफिनेशन दे दीजिएगा। इसके बाद चलते थे पिस्टिल मैग्रोजीमिया इन द इम्प्रोसेक आता है। तो यहाँ से आपको जो मैग्रोजीमिया आता है तो इसमें जयांग महाबीजाणुकोश एवं भ्रूणकोश आता है। जयांग महाबीजाणुकोश एवं भ्रूणकोश पहले भी चैप्टर में हम लोग चर्चा किए हैं कि आपको जयांग महाबीजाणुकोश और भ्रूणकोश क्या है। इसके पहले चैप्टर में भी आपको चर्चा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि देखिए पुष्प जो है आपका पुष्प में मादा जननांग को अंडक कहते हैं। आपको सिंपल इसमें आएगा तो आपको बताना है। जब पुष्प में होते हैं तो पुष्प में मादा जननांग को अंडक कहते हैं। सामूहिक रूप से इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। आपको यहाँ पर डिफिनेशन देना है, जैसे इसका आएगा जयांग महाबीजाणुकोश भ्रूणकोश, यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पर अंडाशय सब जितने हैं सबसे हमें अपने हैं। लेकिन आपको जो बताना है तो यहाँ पर पुष्प में मादा जननांग को अंडक कहते हैं। जो पुष्प में मादा जननांग होते हैं, नर जननांग मादा जननांग, तो मादा जननांग जो होते हैं तो मादा जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मादा जननांग आपका अंडक होते हैं। इसके बाद अंडक उसको कहते हैं सामूहिक रूप से इसे स्त्री केसर कहते हैं। जो सामूहिक रूप से अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग स्त्री केसर बोलेंगे। अंडक की गिनती आपके जो होता है, अंडक की गिनती, उसके गिनती के आधार पर हम लोग उसको अंडकीय, द्विअंडकीय या बहुअंडकीय बोलते हैं। तो जो अंडक इसमें होता है उस पर आपकी काउंटिंग करते हैं। अंडक को हमको काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग के आधार पर बोलते हैं कि आपका एक अंडकीय है, आपने 1 2 3 4 जिस तरह से अंडकीय उसको नाम रखना चाहते हैं आपको उसको काउंट करना पड़ेगा। काउंट के आधार पर गिनती के आधार पर इसका नाम किया जाता है। और इस तरीके से आपका बहुखंडी में ऐसा देखते हैं। बहुखंडी में भी आपको होता है, द्विखंडी में भी होता है, एक खंडी में होता है। तो एक खंडी, द्विखंडी, बहुखंडी जो होते हैं आपको अलग अलग होता है। उसको काउंट करिएगा, काउंट करने के बाद आपको गिनती ये मालूम चल जाएगा। तो उसमें इस तरह से आपका जयांग और महाबीजाणु का उसका पता चलता है। इसमें साथ ही आप जानते हैं कि देखिए होता क्या है कि जब एक से अधिक अंडक मुक्त में इकट्ठे पड़े हो, जैसे होता क्या है कि जैसे एक आपका अंडक है और एक से अधिक है, 2 है, 4 है, 10 है, तो आपको समझना है कि एक से अगर अधिक होगा अंडक होगा, मुक्त में इकट्ठे होंगे, तो उसमें होता क्या है कि उसमें जो एकोकार्पस होता है, एकोकार्पस और अंडक जुड़े रहते हैं एक से अधिक। अगर देखा जाए तो उस स्थिति में एकोकार्पस और अंडक जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक आप अंडक देखेगा तो एक से अधिक अंडक में होता क्या है, एक से मतलब जैसे एक अंडक हो गया और एक से अधिक जैसे 2 4 5 10 होगा, तो उसमें क्या होता है जो एकोकार्पस होते हैं ना, तो उस अंडक से जुड़े रहते हैं।
और सीन कार्पस उसे कहा जाता है। जब उसको जुड़े रहेंगे तो हम उसको सीन कार्पस बोलेंगे। अब जब एक अंडक दूसरे अंडक से जुड़े रहते हैं, जैसे एक से अधिक आपको बताएं, तो उसे आपको क्या होता है, तो उसको हम लोग सीन कार्पस बोलेंगे। सीन कार्पस जो होता है वो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि स्त्रीकेसर की जो मुक्त इकाई होता है ना, मुक्त इकाई, उसको जयांग हम लोग कहते हैं। और प्रत्येक जयांग के आपका 3 भाग होते हैं। तो इस तरीके से स्त्रीकेसर के जो होते हैं उसका जयांग जो होता है, आपको स्त्रीकेसर की बात करते हैं तो प्रत्येक जयांग में जो होता है आपको 3 प्रकार से होता है। यानी स्त्रीकेसर के जो भाग से आता जाएंगे आपको, तो प्रत्येक जयांग के आपको कितना भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो इस तरीके से तीनों भाग लिखे, एक में अंडाशय हो गया, दूसरा का में आपको वर्तिकाग्र हो गया, तीसरा का में आपका वर्तिकाग्र हो गया। तो इस तरीके से आपका अंडाशय एक में हो गया, एक में हो गया वर्तिका हो गया, दूसरा में वर्तिकाग्र हो गया। तो इस तरह के आपको अंडाशय की बात करते हैं। तो अंडाशय ये जो जयांग होता है, ये जयांग जो होता है, ये जयांग का निचला फूला भाग होता है। ये आपको देखिएगा, जयांग जो होता है, जयांग का निचला फूला भाग होता है। इसमें अंदर बीजांड पाया जाता है। इसमें एक से अधिक कक्ष हो सकते हैं, जिसे लोक्यूल कहा जाता है। आप इसको देख सकते हैं डिफिनेशन में कि ये जो होता है आपको जो अंडाशय होता है, यह जयांग का निचला फूला भाग होता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसमें एक से अधिक कक्ष हो सकते हैं, जिसे लोक्यूल भी कहा जाता है। लोक्यूल भी आप कह सकते हैं। तो ये जो अंडाशय होता है, ये जयांग का निचला फूला भाग होता है। हमने जयांग बताया था महाविजन में, तो पहले भी चर्चा में किए थे। तो यहाँ पर जो नहीं पढ़े आप देखेंगे, तो ये क्या होता है कि जयांग का निचला फूला भाग होता है। जो जयांग होता है इसका पिक्चर दिखाते हैं। तो इसका जयांग जो होता है, इसका निचला फूला हुआ भाग होता है। आप देख लीजिए, इस तरह का पिक्चर होता है। तो ये जयांग क्या होता है, ये जयांग का निचला फूला हुआ भाग है। इसके अंदर जो होता है बीजांड पाया जाता है। इसके जो अंदर आपका होता है वो बीजांड पाया जाता है, जो भी आपको बीजांड बताते हैं। तो बीजांड पाया जाता है। इसमें एक से अधिक कक्ष हो सकते हैं, जिसे लोक्यूल कहा जाता है। एक से अधिक कक्ष हो सकता होता है। जब इसके प्रयोग करेंगे, फूला हुआ भाग को प्रयोग करेंगे, तो एक से अधिक इसमें बीजांड पाया जाता है। तो इस तरह से लोक्यूल भी इसे कहा जाता है। आप इसको लोक्यूल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो अंडाशय होते हैं, इसे हम लोक्यूल कहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अंडज में जो होते हैं, ये गुदेदार ऊतक अथवा अंडाशय में अपरक होते हैं। ये जो आपका अंडाशय होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप जब अंडाशय को देखते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे अंडाशय की तो स्थिति के अनुसार आप देख सकते हो वहाँ पर कि गुदेदार होता है, और जो उसका ऊतक होता है वो आपका अंडाशय का जो अपरा होता है ना, अपरा झिल्ली का होता है। तो अपरा जो होते हैं, अपरा उस तरह से होते हैं कि अंडाशय के अंडज पर, जो अंडाशय का अंडज होता है, अंडज की संख्या पर एक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिएगा, आपको बात कर सकते हैं, गेहूँ ले लीजिएगा, धान ले लीजिएगा, आम ले लीजिएगा, सूरजमुखी ले लीजिएगा, पपीता हो गया, जैसे उसके अनेक देखते हो, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आर्किड हो गया, ये इत्यादि होती है। इस तरह से आपका ऐसा होता है। तो ये सारे चीज आप इसके बारे में, अंडाशय के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें सारे चीज में अंडाशय आपका होता है। तो इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं, जयांग का जो होता है वो निचला फूला हुआ भाग होता है, और इसके अंदर जो बीजांड पाया जाता है उसमें एक से अधिक कक्ष हो सकते होता है, जिसे लोक्यूल कहा जाता है। आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आएगी बोले तो गेहूँ, धान, आम, ये सब जितने होते हैं, वो पपीता, तरबूज, आर्किड, ये सब आप इत्यादि बता दीजिएगा। तो इस तरीका से आपका यहाँ पर अंडाशय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से वर्तिका। वर्तिका होता है, यह पतली नली जैसी संरचना होती है। आपको वर्तिका के बारे में आएगा तो आपको सिंपल यहाँ से बता देना है कि यह पतली नली जैसी संरचना होती है। ये आपको पतली नली जैसे क्या होती है, संरचना होती है। वर्तिका अगर बात करते हैं तो ये सबसे ऊपर का चौड़ा भाग होता है, जो परागकण को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट होता है। यहाँ से आपको सिंपल देखना है, जो वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पर जो आपको आता है उसमें क्या आता है कि आपको वर्तिकाग्र के हम बारे में देख लेते हैं। तो आपको जो आता है यहाँ से वर्तिकाग्र, अब ये वर्तिकाग्र करता है, ये सबसे जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है, जो परागकण को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट होता है। तो यहाँ से यह सबसे ऊपर भाग का क्या, ऊपर चौड़ा भाग होता है, यानी जो यह सबसे ऊपर चौड़ा भाग होता है। आपको यहाँ बताना है कि जो वर्तिकाग्र होता है, ये ऊपरी भाग का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो परागण को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट होता है, जो परागण को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट होता है। इसके बाद यहाँ तक ये था आपको सिंपल में। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवल, बीजांड की संरचना देख लेते हैं। ये आपको सबसे जरूरी है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवल में आता है बीजांड की संरचना। ये सबसे आपको जरूरत है बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में होता है, यह अध्यावरण से ढकी हुई स्फोटी महाबीजाणु है, जो आपको विस्फोट करने के बाद ये बनता है। तो इसमें आपको अध्यावरण से ढकी हुई स्फोटी महाबीजाणु धानी है, जो निषेचन के पश्चात बीज बन जाती है। अब उसमें विस्फोट होता है, जैसे आपको कोशिका तरफ से बताए थे कि उस तरीके से विस्फोट होता है। इसमें भी आपको जो विस्फोट होता है, तो स्फोटी महाबीजाणु धानी जो निषेचन के पश्चात बीज बन जाती है। जब निषेचन कर लेती है, खत्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है, बीज बन जाता है।
तो इस तरीका से आपको यहाँ से बीज बन जाती है। और देखिए यहाँ पर आवृत बीजी पौधों को बीजांड, स्प्रिंग, अंडाकार एवं सफेद होते हैं। जो इसका आपका आवृत बीजी पौधे में देखते हैं तो उसका बीजांड जो होता है स्प्रिंग, अंडाकार एवं सफेद भी होता है और बीजांडांसन पर लगे होते हैं। अब जानते हैं कि इसमें जो होता है आपका बीजांडांसन पर लगे होते हैं, जो इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं इसके बीजांड की संरचना, इससे आपको पूरे स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका विद्युतक कोशिका था, जैसे आपको वृंत से जुड़ा हुआ था और बीजांड वृंत था, उसके बाद बीजांड का स्थान जहाँ पर था बीजांड से जुड़ा होता था और उसको हम लोग नाभिका भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि बीजांड का वो स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसको हम लोग नाभिका भी कहते हैं। तो आप उसको नाभिक कहते हैं, उसको हीलियम बोलते हैं, तो आपको उसको नाभिक बोल देते हैं। तो हीलियम आपका जो अब नाभिक आता है वो आपका बीजांड एक स्थान से वो दूसरे स्थान से जुड़ा रहता है। और प्रारूपी जो होता है देखिएगा, प्रारूपी उल्टे अवर इनरट्रोपस बीजांड भी आपको होता है। तो लंबाई नाभिका के अगर आगे देखा जाए तो जुट कर वो आकार बन जाता है और उस तरीका से आपको बीजांड वृत्त में संवहन होता है। ऐसे करके आपको बीजांड होता है। तो इस तरह से आपका पिक्चर होता है जो बीजांड की आपकी है। तो अंडक में अनुदैर्ध्य काट के आपको पिक्चर होता है बनाने के लिए, जो ऐसे आप पिक्चर इसको बनाएगा। तो इस तरह से आपको पिक्चर बनेगा तो आपको 5 नंबर का ये पूरे टोटल आता है। तो ऐसे आपको पिक्चर बनेगा, इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। तो इसके बाद ये जो होता है आपका हम लोग पढ़ेंगे मेगजियोस्पोरियम महाबीजाणु जनन पढ़ेंगे। महाबीजाणु जनन में देखिए होता क्या है कि यह द्विगुणित महाबीजाणु मातृ कोशिका या एमएमसी जो मेगास्पोर्स मदर सेल इसको बोला जाता है। तो ये जो आपको होता है यह द्विगुणित महाबीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल द्वारा अगुणित या महाबीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। साधारणतः एक महाबीजाणु मातृ कोशिका बीजांड का एक बीजांड द्वारा क्षेत्र में विभेदित होती है। तो इसमें होता क्या है कि जब मातृ कोशिका बीजांड काय से द्वारा क्षेत्र पर ही होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर जब भी आपको देखेगा तो विशाल आपका आकार सघन कोशिका द्रव स्पष्ट केंद्रक वाली महाबीजाणु मातृ कोशिका आपको दिखाई देगी, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित महाबीजाणु बनाती है। अब देखेगा तो उस तरीका से आपको महाबीजाणु जो बनाती है तो 4 भाग में बनते हैं, जो प्राय क्या होते हैं एक दूसरे के जो लंबवत चतुष्क होते हैं तो उस तरह से विन्यासित हो जाते हैं और विन्यासित हो जाते हैं तो उसको हम लोग विस्तारित बोलते हैं। तो आपको विन्यासित जब भी होते हैं तो उस समय आप देखिएगा कि 4 महाबीजाणु में एक महाबीजाणु जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और दूसरे आपको बात करते हैं मादा युग्मनद्वित की तो प्रथम कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं और साथ ही क्रियाशील भी होती है। और महाबीजाणु जो प्राय भाग होते हैं वो उसको जो होता है निभाग की तरह यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और बेलोनोफोरा उसमें आता है, बीजांड द्वारा आता है, ऐसे कई तरफ से आपको आता है। किजराइना आता है और 4 कोशिकाएं सक्रिय जब उसमें होती है तो आपको क्रिया भी होते हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट भी हो जाती है, ऐसे आपको क्रियाएं चलते रहते हैं। तो महाबीजाणु जन्म की इस तरह से आपको कोशिकाएं होते हैं। जो कोशिका आपको क्या होते हैं क्रिया हमेशा अपना करते हैं, तो मातृ कोशिका के अनुसार सभी क्रिया आपको कुछ बचती है, कुछ कोशिकाएं आपको नष्ट हो जाती है। ऐसे करके आपको यहाँ जो आते हैं महाबीजाणु से आता है। तो महाबीजाणु जो बीजाणु होते हैं महाबीजाणु हो गए, बहुत सारे कोशिका होते हैं जो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, तेजी के कारण कुछ कोशिका बच पाते हैं और कुछ कोशिका आपका नष्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होते हैं जो नष्ट होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं कुछ नष्ट होने के बाद कुछ बच जाते हैं, कुछ तो कोशिका नष्ट हो गए और कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बच जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम कोशिकाएं को वहाँ पर गिनती कर लेते हैं। तो आपको अंडक में एक अंडा पाया जाता है, द्विअंडा पाया जाता है, बहुअंडा भी ऐसे आ जाता है। तो महाबीजाणु कोशिका जो होती है मातृ कोशिका, ऐसे कई सारे इसका आप विस्तार से बता दीजिएगा जो आर्किड में हम लोग पढ़े थे, वैसे इसका आपको महाबीजाणु जन्म में आता था। तो इसके बाद ये जो होता है आपका हम लोग पढ़ेंगे मेगजियोस्पोरियम महाबीजाणु जनन पढ़ेंगे। महाबीजाणु जनन में देखिए होता क्या है कि यह द्विगुणित महाबीजाणु मातृ कोशिका या एमएमसी जो मेगास्पोर्स मदर सेल इसको बोला जाता है। तो ये जो आपको होता है यह द्विगुणित महाबीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल द्वारा अगुणित या महाबीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। साधारणतः एक महाबीजाणु मातृ कोशिका बीजांड का एक बीजांड द्वारा क्षेत्र में विभेदित होती है। तो इसमें होता क्या है कि जब मातृ कोशिका बीजांड काय से द्वारा क्षेत्र पर ही होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर जब भी आपको देखेगा तो विशाल आपका आकार सघन कोशिका द्रव स्पष्ट केंद्रक वाली महाबीजाणु मातृ कोशिका आपको दिखाई देगी, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित महाबीजाणु बनाती है। अब देखेगा तो उस तरीका से आपको महाबीजाणु जो बनाती है तो 4 भाग में बनते हैं, जो प्राय क्या होते हैं एक दूसरे के जो लंबवत चतुष्क होते हैं तो उस तरह से विन्यासित हो जाते हैं और विन्यासित हो जाते हैं तो उसको हम लोग विस्तारित बोलते हैं। तो आपको विन्यासित जब भी होते हैं तो उस समय आप देखिएगा कि 4 महाबीजाणु में एक महाबीजाणु जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं
और दूसरी आपको बात करते हैं मादा युग्मन उद्भिद की, तो वो प्रथम कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं और साथ ही क्रियाशील भी होती है। और महाबीजाणु जो प्राय भाग होते हैं वो उसको जो होता है हम निभाग की तरह यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और बेलोनोफोरा उसमें आता है, बीजाणु द्वारा आता है, ऐसे कई तरफ से आपको आता है। केजुराइना आता है और 4 कोशिकाएं सक्रिय जब उसमें होती है तो आपको क्रियाएं भी होते हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट भी हो जाती है, ऐसे आपको क्रियाएं चलते रहते हैं। तो महाबीजाणु जन्म की इस तरह से आपको कोशिकाएं होते हैं। जो कोशिका आपको क्या होते हैं, क्रिया हमेशा अपना करते हैं, तो मातृकोशिका के अनुसार सभी क्रिया आपको कुछ बचती है, कुछ कोशिकाएं आपको नष्ट हो जाती है, ऐसे करके आपको यहाँ जो आते हैं महाबीजाणु से आता है। तो महाबीजाणु जो बीजाणु होते हैं, महाबीजाणु हो गए, बहुत सारे कोशिका होते हैं जो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, तेजी के कारण कुछ कोशिका बच पाते हैं और कुछ कोशिका आपका नष्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होते हैं जो नष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कुछ नष्ट होने के बाद कुछ बच जाते हैं, कुछ तो कोशिका नष्ट हो गए और कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बच जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम कोशिकाएं को वहाँ पर गिनती कर लेते हैं। तो आपको अंडक में एक अंडा पाया जाता है, द्विअंडा पाया जाता है, बहुअंडा भी ऐसे आ जाता है। तो महाबीजाणु कोशिका जो होती है, मातृकोशिका, ऐसे कई सारे, इसका आप विस्तार से बता दीजिएगा जो आर्किड में हम लोग पढ़े थे, वैसे इसका आपको महाबीजाणु जन्म में आता है। तो इस तरह से महाबीजाणु का आप देख लीजिए ऐसे।